हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज के इस क्लास में हम बच्चों में अस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आपको इंग्लिश में देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको लिंक मिलेगा या आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा फेफड़ों का या लंग्स का एक डिजीज है जिसमें एयरवे में रुकावट होती है और यह रुकावट जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उनमें स्पाज्म हो जाए या म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हो जाए या ब्रोंकियल ट्री में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो तो ये कंडीशन हो सकती है। तो ये ब्रोंकियल ट्री क्या है? ये लंग्स में जो हमारा एयरवे है उसे हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो इसमें यदि ज़्यादा म्यूकोसा सिक्रीशंस होता है तो भी अस्थमेटिक अटैक हो सकता है। क्या कारण हो सकते हैं अस्थमा के? बहुत सारे कारण हैं, जैसे एयरवे का इन्फेक्शन जिसमें कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, साइनस का जो संक्रमण है वो शामिल है। इसके अलावा एलर्जी, बच्चों को किसी भी इंसेक्ट जैसे कॉकरोच वगैरह है, डस्ट माइट है, मोल्ड्स, पेंट टेंडर, पराग यानी जो पोलन्स हैं उनसे किसी से भी यदि एलर्जी हो तो उसको अस्थमेटिक अटैक हो सकता है। इरिटेंट सच एज एयर पोल्यूशन, कुछ केमिकल्स, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जैसे एसी की, कोई स्मेल स्पेशल, धूम्रपान, ये चीजें बच्चे को अस्थमेटिक अटैक कर सकती हैं। इसलिए सलाह यही देंगे कि जो पेरेंट्स हैं जो धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान छोड़ दें, बच्चों को फायदा होगा। एक्सरसाइज, कई बार कुछ एक्सरसाइज भी एकदम से खांसी, घरघराहट या जो टाइट चेस्ट जिसको हम बोलते हैं माइल्ड अस्थमा उसको ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो स्ट्रेस है वो भी कई बार बच्चे को अस्थमेटिक अटैक ला सकता है। तो इसलिए जो बच्चे का जो एंजाइटी लेवल है उस पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। अब है कि साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? सभी बच्चों में जो अस्थमा के लक्षण है वो एक जैसे नहीं होते हैं और इवन एक बच्चे में एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में लक्षण अलग हो सकते हैं। बच्चों में अस्थमा के लक्षण ये हो सकते हैं कि एक तो खांसी जो ठीक नहीं हो रही हो, चली जा रही हो, और खांसी के ऐसे दौरे जो स्पेशली खेल या एक्सरसाइज के दौरान आते हों या एसी ठंडी हवा में जाते ही आते हों या हंसते या रोते समय होते हो या रात को होते हों, तो ये अस्थमेटिक के लक्षण। एक खांसी जो वायरल इन्फेक्शन के बाद बहुत बुरी हालत उसकी हो जाती है तो भी उसमें अस्थमा हो सकता है। कई बार खेलने के दौरान बच्चे में एनर्जी कम दिखती है या काम कोई एक्टिविटी करते समय बीच में वो रुकता है सांस लेने के लिए, तो इसका मतलब उसको अस्थमा हो सकता है। खेल या सामाजिक गतिविधियों से बचता है यदि बच्चा तो उसको अस्थमा हो सकता है। खांसी या सांस लेने में तकलीफ के कारण नींद ना आए तो भी वो अस्थमा हो सकता है। बहुत तेजी से सांस लेता हो या सीने में जकड़न या दर्द होती हो, अंदर या बाहर सांस लेते समय सीटी बजती हो, आवाज आती हो, छाती जो है वो पीछे हटती हो, ठीक है, इसको सीसा मूवमेंट ऑफ चेस्ट बोलते हैं, रिट्रैक्शन, उसमें भी अस्थमा हो सकता है। सांस लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, चेस्ट की जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव हो, तंग नेक हो यानी नेक टाइट हो, चेस्ट टाइट हो, बहुत ज्यादा कमजोरी फील करता हो बच्चा, या खाने में परेशानी, क्योंकि जब भी खाना वगैरह कुछ खाता है तो खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे लक्षण अस्थमा के हैं। अब है कि डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट ऑस्कुल्टेशन, आपका जो बच्चों का डॉक्टर है वो चेक करेगा तो उससे आइडिया हो जाता है क्योंकि उसमें स्पेशल साउंड्स आ रही होती हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे। नेजल स्वाब का कल्चर करवा सकते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, एबीजी एनालिसिस करवा सकते हैं या चेस्ट का एक्सरे भी करवा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? अस्थमा के ट्रीटमेंट का मेन है कि एक तो ट्रिगर से बचना, कि जिस चीज से अस्थमा अटैक होता है उससे दूर रहना, दवाओं का उपयोग करना जरूरत के अनुसार, और जो दैनिक लक्षण हैं उनके ऊपर नजर रखना। सभी उम्र के बच्चों के अस्थमा को नियंत्रित करने का ये सबसे अच्छा उपाय है। जो भी एक सस्पेक्टेड एलर्जन है उसको दूर किया जाए।
जैसे कि एलर्जन, कोई व्यायाम, कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या तनाव। डिसेंसिटाइजेशन भी एलर्जी के प्रतिरोध का निर्माण करने में मदद कर सकती है, बट ज़्यादा इफेक्टिव वो कुछ बच्चों में होती है, कुछ में नहीं होती, तो वो ट्राई किया जा सकता है। अस्थमा जो मेडिसिन है वो दो तरीके से आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। एक तो त्वरित राहत, मतलब शॉर्ट टर्म तुरंत राहत के लिए, और एक लंबे समय तक काम करने वाली दवाएं। शॉर्ट टर्म क्या होगी कि जब बच्चे को एकदम से अटैक हुआ तो तुरंत रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे निबुलाइजेशन या पफ जो आपको देते हैं, स्प्रे। और लंबे समय तक काम करने वाली दवाएं ये मेडिसिन के रूप में हो सकती हैं, जो बच्चे को हर दिन उन्हें लेना होता है लंबे समय तक। और बच्चे की जो हिस्ट्री है कि कैसे उसको ये अस्थमा अटैक आता है, उसके आधार पे आपका डॉक्टर जो है वो एक अस्थमा कार्य योजना तैयार करके देगा, और उसकी एक कॉपी आपको देगा कि कैसे कैसे आपको ये योजना आपको बताएगी कि आपको कब और कैसे दवाओं का उपयोग करना है, और कब आपको आपातकालीन चिकित्सा हेल्प लेनी है, कब आपको डॉक्टर को विजिट करना है, कब आपको निबुलाइजेशन लेना है। ये सारी बातें इस कार्य योजना में लिखी होती है, ठीक है। क्योंकि इसका जो पूर्ण इलाज है वो नहीं हो पाता है, बस लक्षणों के आधार पे आपको उसको सपोर्ट दे सकते हैं बच्चे को। धीरे धीरे वैसे ये कंडीशन माइल्ड होती जाती है अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता रहता है तो। अस्थमा का यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन भी देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो, अगर सीवियर कंडीशन है। इस कंडीशन में सबसे पहला नर्सिंग मैनेजमेंट तो ये रहता है कि बच्चे की जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है, जो स्थिति है, उसका प्रिजर्व करना, उसको लगातार ऑब्जर्व करना। ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान रखना कि कहीं जो एक्सेसरी मसल्स हैं वो ज़्यादा यूज तो नहीं हो रही हैं, नेजल फ्लेयरिंग नहीं हो रही है, तो उससे पता लगता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। बच्चे और उसके माता पिता के जो एंजाइटी लेवल है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और यदि वो बढ़ रहा है तो विशेषज्ञ को सूचित करना चाहिए। सभी दवाएं और निबुलाइजेशन समय पर दें। बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे साइनोसिस हो रहा है या नहीं। यदि साइनोसिस है तो भी हमें डॉक्टर को सूचित करना है। जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन थेरेपी शुरू की जा सकती है, और जैसे डॉक्टर का रिकमेंडेशन हो उसके हिसाब से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है। एंजाइटी लेवल कम करने के लिए माता पिता को बच्चों को सपोर्ट करेंगे। कई बार डिहाइड्रेशन भी इसमें देखा जाता है, तो डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं, वो आपको एडमिनिस्टर करना है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी है स्वच्छ तकनीक के साथ। नियमित आहार दिया जाना है ताकि पोषण की स्थिति सही रहे। श्वास संबंधी व्यायाम और आदतों को समझाया जाना चाहिए, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अस्थमा कार्य योजना का पालन करने के लिए भी पेरेंट्स और बच्चे दोनों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि जो अस्थमा कार्य योजना है उसी का पालन करें। और जो भी नर्सिंग केयर एक सामान्य हॉस्पिटल में एडमिट बच्चे की करनी होती है वो सारी हम करेंगे। वो क्या है उसको जानने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने हॉस्पिटल में भर्ती बच्चे की नर्सिंग देखभाल के बारे में चर्चा की है। तो उसके लिए आप आई बटन भी क्लिक कर सकते हैं, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट लेक्चर्स के बारे में मिलता रहे। नोट्स बनाने के लिए आप mynursingstudents.blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।